जो मोड है, क्या मोड सभी वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है? तो मोड में भी हम, मोड हमारी वो वैल्यू है विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सीरीज, मींस जो सीरीज में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, लेकिन मोड में भी हम सभी वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते। तो हम कह सकते हैं मीन, मीन में फॉर एग्जांपल ये सीरीज है 2 3 4 5 6, तो मीन में तो हम जितनी वैल्यूज है सबका टोटल करेंगे, समीशन एक्स, और टोटल करने के बाद जितनी भी वैल्यूज है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो मीन इज बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज ऑफ सीरीज। तो ये बेस्ट मेजर है क्योंकि इसमें सभी वैल्यूज को इंक्लूड किया जाता है। मोड, इट डू नॉट इंक्लूड ऑल द वैल्यूज ऑफ द सीरीज। एंड मीन, मोड जो है, मोड is also not based on all the values of series. मीडियन भी सारी वैल्यूज के ऊपर बेस्ड नहीं है और मोड में भी हम सारी वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट, इसका जो कंपैरिजन है, मोस्टली अगर आपने देखा हो तो देखो जब भी हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6, तो मीडियन वैल्यू हमारी कौन सी है? मीडियन वैल्यू मोस्टली हमारी जो वेरिएबल है x, इसी में से कोई वैल्यू होती है। यानी कि मोस्टली जो हमारी वेरिएबल की वैल्यूज है उसी में से एक जो वैल्यूज है, एक जो वैल्यू है वो हमारी मीडियन वैल्यू होती है। जो मोड है, मोड में भी फॉर एग्जांपल हमारी सीरीज है 2 3 2 2 2 3 2, तो अगर हम मोड कैलकुलेट करें तो मोड भी हमारा जो वैल्यूज है इसी में से कोई वैल्यू हमारी मोड की वैल्यू हो सकती है। मोड की वैल्यू हमारी है 2, इसमें हमारी मीडियन की वैल्यू है 4। लेकिन अगर हम इसी सीरीज का मीन कैलकुलेट करें 2 3 4 5 6, तो ये हमारा होगा 5 और 4 9 और 5 14 14, और अगर हम यहाँ पे 7 ले ले फॉर एग्जांपल 14 और 7, तो ये हमारा गया 21। डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हमारा आ जाएगा 4.2। हो सकता है कि मीन की वैल्यू भी हमारी सीरीज में से आ जाए कि 4 आ जाए, लेकिन मोस्टली केसेस में जो मीडियन और मोड की वैल्यू है वो तो हमारी जो सीरीज है उसी में से कोई वैल्यू होती है, यानी कि हमारी सीरीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करती है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन मीन की जो वैल्यू है वो बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि जो सीरीज है उसमें से कोई वैल्यू आ जाए। नेक्स्ट इसका जो कंपैरिजन है, देखो मीडियन को हम लोकेट कर सकते हैं ग्राफिकली, कि हम यूज करें ओजाइव कर्व का, कि फॉर एग्जांपल ये हमारा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, इसमें जो भी हमारा n/2 जो n है उसको हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल n/2 ये वैल्यू है 50 हम मान लेते हैं, तो इसको हम स्केल से जहां भी मिलाते हैं, ये इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पे जहां भी कट करेगा उसको हम स्केल की हेल्प से यहाँ x एक्सिस से मिला देंगे, तो ये हमारी वैल्यू कौन सी है? मीडियन वैल्यू। तो मीडियन को हम ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं, जो मोड है उसको भी हम ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं। मोड के लिए हम यूज करते हैं हिस्टोग्राम का। किसमें जो भी सबसे ज्यादा हाइट जिस भी रेक्टेंगल की है, जिस कॉलम की है, तो ये जो मॉडल क्लास है इसके इस कॉर्नर को हम मिला देंगे नेक्स्ट जो एडजेसेंट ये रेक्टेंगल है, और इस कॉर्नर को हम मिला देंगे नेक्स्ट ये जो इसके साथ ये है, और ये जो जहाँ पे कट करेगा इसको जब हम मिलाएंगे एक्स एक्सिस, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? मोड की। तो मीडियन और मोड को हम ग्राफिकली भी लोकेट कर सकते हैं, लेकिन mean cannot be calculated using graph. अब अगर हम बात करें कि जैसे हमने मीन की कुछ प्रॉपर्टीज की थी, कि अगर हम अरिथमेटिक मीन से डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, मीन में डेविएशन मींस कि जो भी हमारी सीरीज है उसमें से हम लेस कर दें या तो अज्यूम्ड मीन की वैल्यू, लेकिन अगर हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीन, तो उस केस में जो भी हमारी डेविएशन का टोटल आएगा वो वैल्यू क्या आएगी? 0। लेकिन
ये जो प्रॉपर्टी मीन की है, ऐसे हम मीडियन में और मोड में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मीन है उसकी अरिथमेटिक एक्यूरेसी भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन मीडियन और मोड के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो मीन है उसका अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अलजेब्रिक ट्रीटमेंट मींस कि जैसे मीन की हेल्प से हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, कि अगर हमें कोई भी 2, 3, 4 जितनी भी सीरीज है, फॉर एग्जांपल 2 सीरीज का अगर हमें गिवन है मीन, फर्स्ट सीरीज का मीन, सेकंड सीरीज का मीन, फर्स्ट जो सीरीज है उसकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेकंड सीरीज की टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि मीन का हमारा जो फॉर्मूला है समेशन x अपॉन में n, तो इस केस में अगर हमें मीन की वैल्यू गिवन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमें पता है, तो वी कैन फाइंड आउट टोटल ऑफ द समेशन ऑफ x। तो हम कह सकते हैं कि जो मीन है उसका अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन जो मीडियन है, मोड है, उसका अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट फाइंड आउट कंबाइंड मीडियन, वी कैन नॉट फाइंड आउट कंबाइंड मोड। जो मीन है, मीन एक सर्टेन वैल्यू है, मीन्स मीन में कोई भी मीन कैलकुलेट करें, हम डायरेक्ट मेथड का यूज करें, अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करें, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करें, लेकिन हमारी जो मीन वैल्यू आएगी वो हमारी एक सर्टेन वैल्यू होगी। कोई भी मेथड यूज करें, अगर डायरेक्ट मेथड से हमारा मीन की वैल्यू आई है 20, तो हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे तो भी हमारी वैल्यू 20 आएगी, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे तो भी हमारी वैल्यू 20 आएगी। ऐसे जो मीडियन है उसकी वैल्यू भी सर्टेन वैल्यू है। जो मीडियन है वो मिड वैल्यू, सीरीज में जो भी बीच की वैल्यू है वो क्या है, मीडियन वैल्यू। तो मीन की जो वैल्यू है वो एक सर्टेन वैल्यू है, जो मीडियन है वो भी सर्टेन वैल्यू है, लेकिन जो मोड है ये क्या है, अनसर्टेन। मींस जो मोड की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूज करते हैं इंस्पेक्शन मेथड, तो हमारी हो सकता है फॉर एग्जांपल मोड की वैल्यू है 20, लेकिन अगर हम ग्रुपिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो इंस्पेक्शन मेथड में हमारी मोड की वैल्यू आई है सेम वही वैल्यू हमारी ग्रुपिंग मेथड से भी आए। तो मीन की वैल्यू जो है सर्टेन वैल्यू है, मीडियन की जो वैल्यू है वो भी सर्टेन वैल्यू है, लेकिन मोड की जो वैल्यू है वो सर्टेन वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट हम इनको इनमें जो डिफरेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो भी हमारी सीरीज है, सीरीज में फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारी सीरीज है, इसमें जो भी वैल्यूज है 10 10 10 10 10 10 10, और इसमें कोई भी एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं फर्स्ट वैल्यू 1000, तो क्या इस 1000 का हमारी मीन वैल्यू पे इफेक्ट होगा? देखो अगर यही वैल्यू हमारी 10 होती तो हमारा मीन क्या आ जाता, 10, मीन की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है। लेकिन अगर ये जो वैल्यू है ये हमारी हो जाए 1000, तो उस केस में क्या हमारी मीन की वैल्यू 10 आएगी? हमारी मीन की वैल्यू पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारी मीन की वैल्यू क्या आएगी, मीन इक्वल टू समेशन x अपॉन में n। तो समेशन x हम देखें तो ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये हमारा समेशन x की वैल्यू आ गई 1090 अपॉन में 10। तो इस केस में हमारी मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 190। तो अगर सीरीज में कोई भी वैल्यू या तो बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू है, या फिर अगर हमारी सारी वैल्यूज लार्ज वैल्यूज हैं, x की जो वैल्यूज है 1000 2000 3000 1500 1700, और उसमें कोई एक वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू आ जाए, तो उसका हमारी मीन वैल्यू पे इफेक्ट होता है। मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, कि पूरी सीरीज में या तो कोई वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है, सारी वैल्यू स्मॉल है, लेकिन एक या दो वैल्यू बहुत लार्ज है,
या फिर सीरीज में जितने भी वैल्यूज है सारी की सारी लार्ज वैल्यू है, कोई एक या दो वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो उन वैल्यूज का हमारी मीन वैल्यू पे इफेक्ट होता है। मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। लेकिन अगर हम बात करें मीडियन की, तो मीडियन के केस में क्योंकि पूरी सीरीज को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो उस केस में फॉर एग्जांपल ये 10 है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी है 1000, 2000, 1500, 1700, 2000, 3000। तो मीडियन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या इस एक्सट्रीम वैल्यू का, क्या जो सीरीज में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसका इफेक्ट मीडियन पे होगा? नहीं, क्योंकि मीडियन मींस मिड वैल्यू, हमें सिर्फ मिड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मीडियन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं इनकी सीरीज में अगर कोई वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू है या पूरी सीरीज में कोई वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू है, तो उन वैल्यूज का मीडियन के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। अगर मोड हमें कैलकुलेट करना है तो मोड के केस में भी जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, यानी कि अगर कोई वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है या कोई वैल्यू अगर बहुत ज्यादा लार्ज है, तो उसका इफेक्ट हमारी मोड की वैल्यू के ऊपर नहीं होता, क्योंकि मोड में भी हम उस वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, उस वैल्यू को कंसीडर करते हैं जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। तो जो मीन है is affected by extreme values of the series, but median and mode is not. इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ओपन एंड सीरीज है, ओपन एंड सीरीज मींस कि जो सीरीज है अगर उसमें जो फर्स्ट फॉर एग्जांपल ये हमारी सीरीज है, इसमें हमें लिख रहा है बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, above 40, तो ये हमारी क्या है? ओपन एंड सीरीज, यानी कि हमें सीरीज से रिलेटेड हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या ऐसे सिचुएशन में हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि मीन इज डिपेंड अपॉन ऑल द वैल्यूज ऑफ द सीरीज। इसमें हम सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, सभी वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जो सीरीज है इसमें फर्स्ट जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड लास्ट लिमिट ऑफ अपर क्लास लिमिट इज मिसिंग। तो ऐसे केस में हम मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास सीरीज से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन नहीं है या ऐसी सीरीज है जो ओपन एंड सीरीज है, तो उस केस में हम मीडियन और मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मीडियन एक मिड वैल्यू है और उसमें हमें फर्स्ट जो हमारा क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसे जो लास्ट क्लास इंटरवल उसकी अपर लिमिट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे अगर हम मोड की बात करें तो मोड भी हम ऐसे सीरीज में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मोड वो वैल्यू है विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सीरीज, जो एक सीरीज में बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस सिचुएशन में भी हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि विच इज द बेस्ट मेजर, मीन, मीडियन और मोड, तो हम कहेंगे कि मीन इज द बेस्ट मेजर। दो रीजन है। फर्स्ट कि जो मीन है इट इज बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज ऑफ सीरीज। मीन कैलकुलेट हम जब भी करते हैं तो इसमें जितने भी वैल्यूज है सबको हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो मीडियन और मोड है इट इज मोर बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज ऑफ सीरीज। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मीन का, कि जो मीन है इसका अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मीन की हेल्प से हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो मीडियन और मोड है उसका अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। और अगर हम सिंपलिसिटी की बात करें तो मीन कैलकुलेट करना सिंपल है, मीडियन को फाइंड आउट करना भी इजी है। मोड में अगर हम इंस्पेक्शन मेथड की बात करें तो इंस्पेक्शन मेथड इज वेरी सिंपल मेथड, इजी टू कैलकुलेट मोड।
लेकिन अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है यूजिंग ग्रुपिंग मेथड, तो जो ग्रुपिंग मेथड है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है टू कैलकुलेट मोड। तो हम कह सकते हैं कि मीन जो है सिंपल टू कैलकुलेट है, मीडियन भी सिंपल टू कैलकुलेट है, लेकिन जो मोड है it is difficult to calculate in case of grouping method. ना अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि फॉर एग्जांपल आपकी ये सीरीज है, ये फ्रीक्वेंसी x और है, और यहाँ पे आपको वैल्यूज गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसीज आपकी हैं फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 5, 3, 2। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हम शो करते हैं हमारी जो वेरिएबल की वैल्यूज है क्लास इंटरवल पर, वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर हम ये 0, 10 स्केल का यूज आपको करना है, 20, 30, 40, 50, 60, और ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है, ये हमारी 5 तक है। तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं 1, लेकिन ध्यान रखना है 1 का डिफरेंस इतना है तो 2, ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। 3, 4, 5। तो अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये हमारा 0 पे है, तो हमारा 2, और 10 से 20 हमारा है 3, फिर ये हमारा है 20 से 30, 20 से 30 हमारा है 5, 30 से 40 भी हमारा है 5, 40 से 50 हमारा है 3, और 50 से 60 हमारा है 2। ये फ्रीक्वेंसी कर्व बेटा आपको सबको ड्रॉ करना आता होगा, ये हम पहले कर चुके हैं। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या है, इसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मींस कि जिस रेट से हमारी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे ही वो डिक्रीज हो रही है। इसको हम बेल शेप भी बोल सकते हैं, यानी कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें 2 पार्ट्स में, तो अगर हम इसको फोल्ड करें जस्ट लाइक अ पेपर, तो एक जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल राइट साइड वाला जो पार्ट है, अगर हम इसको फोल्ड करके लेफ्ट साइड वाले पार्ट पे लेके आए तो ये मिरर इमेज होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल डिट्टो वैसा, जैसे ये जो पार्ट है बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल सेम ये पार्ट होना चाहिए। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसी सिचुएशन में हमारा जो मीन की वैल्यू है वही वैल्यू हमारी मीडियन की हो सकती है, वही वैल्यू हमारी मोड की हो सकती है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर हम बात करें एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, asymmetrical distribution means इसमें हमारा जो फ्रीक्वेंसी कर्व हम ड्रॉ करेंगे वो हमारा बेल शेप नहीं होगा। जो फ्रीक्वेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल जो फ्रीक्वेंसीज है वो इंक्रीज हुई यहाँ से, और उसके बाद तो क्या ये हमारा बेल शेप है? नहीं, ये इसको हम क्या कहेंगे, राइट स्क्यूड। बेल शेप मींस जो ये मिरर इमेज हो, यानी कि अगर हम डिवाइड कर दें और राइट साइड को लेफ्ट साइड लेके आए तो बिल्कुल जो ये पार्ट है सेम ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है ये बेल शेप नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
तो क्या इस कर्व को देखने से कुछ पता चल रहा है? तो एक तो इसमें ये है कि देखो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड की जो फ्रीक्वेंसीज है वो कम है और राइट साइड में जो फ्रीक्वेंसीज है वो ज्यादा है, क्योंकि इसकी जो टेल है यहाँ से राइट साइड में लॉन्ग है। ये जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू होगी ये थोड़ी लार्ज होगी और राइट साइड में जो वैल्यूज है, क्योंकि राइट स्क्यूड है, राइट की तरफ से यहाँ से ये थोड़ा अंदर है और ये टेल भी इसकी लॉन्ग है, मींस राइट साइड में फ्रीक्वेंसीज ज्यादा भी है और जो साइज है वो स्मॉल है बजाय के लेफ्ट साइड की फ्रीक्वेंसी से। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि जिस तरफ से स्क्यूड होगा, ये राइट स्क्यूड है, तो जिस तरफ स्क्यूड होगा उसी तरफ हम मीन लेंगे, यानी कि राइट स्क्यूड के केस में इसको हम पॉजिटिव स्क्यूड भी बोल सकते हैं। तो जिस तरफ से स्क्यूड होगा उसी तरफ मीन की वैल्यू होगी, तो ये हमारा है मीन, ये हमारा है मीडियन और ये हमारा है मोड। तो अगर राइट की तरफ से स्क्यूड है तो जिस तरफ से स्क्यूड है उसी तरफ हम मीन की वैल्यू लेते हैं। तो इस केस में मीन की वैल्यू सबसे लार्ज होगी, फिर मीडियन और मोड की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तीनों में से मीन मीडियन मोड में से मीन की वैल्यू जो है वो लार्ज होगी और मीडियम मोड की वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी। ऐसे ही जैसे राइट स्क्यूड है ऐसे ही आपका लेफ्ट स्क्यूड भी हो सकता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा वेरिएबल की वैल्यू है। तो ये हमारा क्या है, बेल शेप तो नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ हाफ से डिवाइड करें और इसको फोल्ड करें जस्ट लाइक ए पेपर तो मिरर इमेज हमारी नहीं बन रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये लेफ्ट स्क्यूड है, लेफ्ट की तरफ से यहाँ थोड़ा सा अंदर से जाएगा, तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूड, हम इसको बोल सकते हैं स्क्यूड टू लेफ्ट या नेगेटिव स्क्यूड। राइट की तरफ से है तो पॉजिटिव स्क्यूड और लेफ्ट की तरफ से है तो नेगेटिव स्क्यूड। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरफ से ये स्क्यूड होगा, एक तो यहाँ से थोड़ा सा अंदर होगा इसकी बजाय, और दूसरा इसकी जो टेल है वो लॉन्ग होगी। देखो ये यहाँ तक है लेकिन इसकी जो टेल है ये लॉन्ग टेल है, यानी कि राइट साइड में जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनकी संख्या कम है और जो लेफ्ट साइड जो फ्रीक्वेंसीज है, देखो ये तो हाईएस्ट है, हाईएस्ट जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट से अगर हम कंपैरिजन करें तो हाईएस्ट पॉइंट की जो राइट साइड की जो फ्रीक्वेंसीज है वो कम है और लेफ्ट साइड की जो फ्रीक्वेंसीज की संख्या है वो ज्यादा है। दूसरा, ये जो फ्रीक्वेंसीज है इनकी वैल्यू लार्ज होगी बजाय के इस तरफ की जो फ्रीक्वेंसीज है इनकी जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसीज की वो स्मॉल वैल्यू होगी। तो ऐसे केस में भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो नेगेटिव स्क्यूड है तो उस केस में मीन की वैल्यू क्या होगी, मोड से ग्रेटर होगी या लेस होगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिस तरफ से स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड है तो यानी कि यहाँ ये मीन की वैल्यू, उसके बाद मीडियन मिड वैल्यू है, उसके बाद ये हमारी है मोड की वैल्यू। तो इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर लेफ्ट स्क्यूड है तो मोड की वैल्यू, उसके बाद मीडियन और जो मीन की वैल्यू है सबसे स्मॉल वैल्यू है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो